फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 41 फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था स्पेसिफिक एनर्जी और फ्लो टाइप के बारे में, कौन सा क्रिटिकल होता है कौन सा सब क्रिटिकल होता है। अब अपन देखते हैं हाइड्रोलिक जंप। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? हाइड्रोलिक जंप। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जब हम टाइप ऑफ हाइड्रोलिक जंप या हाइड्रोलिक ड्रॉप एक ही बात है। मैं आपको इसके बारे में बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। कहाँ पर बताया था मैंने आपको? जब हमने नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के टाइप लिखे थे, वहाँ पर मैंने दो लिखे थे, रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो और रैपिड वेरिड अनस्टेडी फ्लो। दो थे, RVSF और RVUF। तो स्टेडी फ्लो जो था रैपिड वेरिड, वो था हमारा, उसका एग्जाम्पल था हाइड्रोलिक जंप, और रैपिड वेरिड अनस्टेडी फ्लो का एग्जाम्पल था सर्ज। और मैंने बोला भी था कि इन दोनों टॉपिक को मैं आगे कवर करूँगा। तो वही अपन देखते हैं। पहले हाइड्रोलिक जंप के बारे में देखते हैं क्या होता है, कि एक्चुअल में क्या होता है। हाइड्रोलिक जंप कहें या ड्रॉप कहें, कि छोटी लेंथ में अगर फ्लो है ना, ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लो स्मॉल लेंथ में, स्मॉल स्ट्रेच में, ये मान लो हमारा बेड है, ठीक है, तो सब ये आपकी डेप्थ है, कौन सी? क्रिटिकल डेप्थ। तो क्रिटिकल से कम डेप्थ क्या होगी? सुपर क्रिटिकल। और ज़्यादा क्या होगी? सब क्रिटिकल। लेंथ थी स्मॉल, स्मॉल लेंथ में जो फ्लो था पहले था हमारा सुपर क्रिटिकल, तो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल, और फिर उसके बाद में ये हमारा ये क्रिटिकल डेप्थ है YC। तो YC से कम डेप्थ कौन सी होगी हमारी? वो होगी हमारी सुपर क्रिटिकल। तो इससे कम पर जो फ्लो है वो सुपर क्रिटिकल है। तो क्या है, डेप्थ अचानक से जो कम डेप्थ थी, मतलब सुपर क्रिटिकल फ्लो था, कम डेप्थ से डेप्थ बढ़ी लिक्विड की, और फिर डेप्थ अचानक से ज़्यादा हो गई। और ये सारा काम हो रहा है क्या? छोटी से स्ट्रेच में। अगर ये काम होता ज़्यादा स्ट्रेच में, मान लो ये तो है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, और ये है हमारा 4 मीटर, ठीक है, और ये टोटल काम हो रहा है हमारा विद इन 10 मीटर की रेंज में। 10 मीटर में ये सारा काम हो गया, ठीक है। 1 मीटर से डेप्थ कहाँ पहुँच गई? 4 मीटर पहुँच गई। मतलब सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल स्टेज में पहुँच गई। सुपर में थी ये, भाई ये तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल से कम पर जो फ्लो होता है सुपर होता है, तो सुपर से पहले पहुंची क्रिटिकल, फिर सब क्रिटिकल में। तो 10 मीटर की लेंथ में सुपर से सब क्रिटिकल फ्लो में हो चुका है, अपना चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर ये होता हमारा किस में, कि ये हमारी डेप्थ है 1 मीटर, और ये ऐसे होकर के फिर ये हो रही है हमारी 4 मीटर, और ये जो लेंथ है हमारी 4, ये कितनी, 1 मीटर से 4 मीटर होने में कितनी लेंथ चली गई? 4 किलोमीटर। तो इस फ्लो को तो बोलेंगे अपन कौन सा? ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये तो है, ये धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली वेरिड, और ये जो है आपको ऐसा का ऐसा दिखेगा फ्लो, कि आप अगर दूर से देखोगे तो आपको ये स्थिर दिखेगा, इसलिए अपन इसको बोलेंगे ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो। लेकिन ये कैसा है? ये भी स्टेडी, रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो। तो इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप, एकदम से उसने जंप लगाई है लिक्विड ने, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, तो एकदम से उसने जंप लगाया, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक जंप अपना कौन से फ्लो का एग्जांपल है? ये होता है हमारा रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो। तो हाइड्रोलिक जंप ये होता है रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो। अब अगर बात करते हैं अपन सर्ज की, सर्ज अपन आगे बताऊंगा, चलो मैं आपको। तो ये वाली बात क्लियर है आपको कि हाइड्रोलिक जंप क्या है? ये हाइड्रोलिक जंप क्यों नहीं है? ये हाइड्रोलिक जंप नहीं कहलाएगी। ये जंप तो कर रहा है लेकिन अचानक से नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे ये चढ़ रहा है, और ये एकदम से छलांग मारा। तो ये तो जंप है, और ये हमारा ग्रेजुअली वेरिड स्टेडी फ्लो है। तो अपन इसको कैसे डिफाइन करेंगे हाइड्रोलिक जंप को, कि लिक्विड का शॉर्ट लेंथ में सुपर क्रिटिकल स्टेज से सब क्रिटिकल स्टेज में पहुंचना हाइड्रोलिक जंप कहलाता है। कि छोटी सी लेंथ में सबसे सुपर में पहुंच गए तो बोलेंगे भाई ये हाइड्रोलिक जंप है। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो हाइड्रोलिक जंप क्लियर है क्या होती है? ये कौन सा फ्लो होता है हमारा? रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो। और इस कंडीशन में भैया बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होती है हमारी, लगती है। अब देखो आप, ये कहाँ पर मिलती हैं ऐसी चीज़ें, आपको कहाँ पर दिखने को मिलेगी है नेचुरली? जैसे हमारा मान लीजिए डैम है, तो डैम के पीछे क्या होता है? स्पिलवे। ये हमारा डैम था बहुत बड़ा, तो यहाँ पर क्या है? इसका एक स्पिलवे दे रखा है, यहाँ से लिक्विड निकलेगा, और यहाँ पर ये इस तरह से लगे होते हैं, यहाँ से यूँ लिक्विड जाएगा नीचे, और नीचे जा कर के एकदम से चढ़ता है यूँ, ठीक है। तो अब देखो आप, अगर मैं इसको बेस मानूँ, ये इसका
क्या है, ये देखो एकदम से ये क्रिटिकल डेप्थ है। तो छोटी सी लेंथ में ही देखो सुपर, यहाँ पर जैसे ही नीचे आएगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्रिटिकल से भी ज़्यादा होगी। उसके बाद में फिर ये डेप्थ बढ़ करके एनर्जी तो खत्म हो जाएगी, तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो वेलोसिटी होगी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो लेस देन हो गई। अब अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी पर एनर्जी देखूँ तो क्या है, v²/2g, v²/2g तो होता है। तो आप यहाँ पर एनर्जी देखो क्या है, v²/2g। इस वाले पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, ये जो इसकी इसको आप v1 मान लो, इसको v2 मान लो, तो v1²/2g। और यहाँ पर क्या होगा एनर्जी, v2²/2g। तो आप खुद ही जज कर लीजिए कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी तो है काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमारी क्रिटिकल है। ये क्या है, v1²/2g, v1 की वैल्यू vc से ज़्यादा है। तो v1 की वैल्यू vc से ज़्यादा है, तो ये वाली सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी और ये वाली सबसे एनर्जी कम होगी। ये वाली बहुत कम होती है, मतलब एनर्जी खत्म हो गई ना, तो इस प्रोसेस में ही खत्म होगी। यहाँ से वहाँ तक छलांग लगाने में ही हमारी एनर्जी खत्म। अब आप दूर से देखोगे तो ये आपको बिल्कुल स्थिर दिखेगा। डैम को अगर आप दूर से देखो तो आपको ये लगेगा कि कोई पानी है, नहीं है कोई, ये तो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसा, जबकि क्या है, पानी इसी फ्लो में चलता आ रहा है, यूं ही हो रहा है। इसलिए अपन इसको स्टेडी बोलते हैं। तो कौन सा है हमारा, रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो। एनर्जी बहुत ज़्यादा खत्म होती है। ये अपनी कुछ बातें थी हाइड्रोजन से रिलेटेड, उसका डायग्राम भी बनाएंगे। पहले अपन इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं, 2-4 लाइनें। लिखे हैं भाई, हाइड्रोलिक जंप, लिक्विड का स्मॉल लेंथ में सुपर क्रिटिकल स्टेज से सब क्रिटिकल स्टेज में पहुंचना हाइड्रोलिक जंप, या उल्टा देखोगे तो क्या है, हाइड्रोलिक ड्रॉप। हाइड्रोलिक ड्रॉप तो उल्टा होगा भाई, ये नहीं होगा हाइड्रोलिक ड्रॉप। हाइड्रोलिक ड्रॉप क्या होगा, उतरना। उल्टा देखोगे तो सब क्रिटिकल से सुपर में पहुंचना, वो होगा हाइड्रोलिक ड्रॉप। जबकि चीज़ें दोनों एक ही हैं। हाइड्रोलिक जंप कहलाता है, कौन सा फ्लो होता है, यह है रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो, मतलब होता है। ठीक है भाई, रैपिड वेरिड स्टेडी फ्लो होता है। और क्या है इसकी बात है, इसमें एनर्जी काफ़ी खत्म होती है। तो इसका डायग्राम बनाए थे अपन। YC, Y1, Y2। तो ये तो क्या है, ये तो है भैया सब क्रिटिकल, और ये क्रिटिकल स्टेज, और ये सुपर क्रिटिकल स्टेज, क्रिटिकल स्टेज, सब क्रिटिकल स्टेज। पहली बात, ये जो डेप्थ है हमारी, इसको अपन क्रिटिकल डेप्थ बोलते हैं, आपको पता ही है। Y2 जो है और Y1 है, ये जो Y1 है इसको बोलते हैं अपन इनिशियल डेप्थ। इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल डेप्थ। इसको बोलते हैं अपन सीक्वेंट डेप्थ। ठीक है, ये है इनिशियल डेप्थ और ये है हमारी सीक्वेंट डेप्थ। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था
कि क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर नीचे दो डेप्थ ऐसी प्राप्त होती है हमको, चैनल फ्लो की बात कर रहे हैं अपन, दो डेप्थ ऐसी प्राप्त होती है जहां पर फ्लो जो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी एज वेल एज स्पेसिफिक फोर्स दोनों ही चीज़ों की वैल्यू मिनिमम होती है, उन डेप्थ को बोलते हैं पर अल्टरनेट डेप्थ। ऐसे ही हाइड्रोलिक जंप के अंदर क्रिटिकल डेप्थ से पहले और बाद में दो ऐसी डेप्थ प्राप्त होती है जहां पर केवल और केवल स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक एनर्जी नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल स्पेसिफिक फोर्स, वहां पर दोनों चीजें मिनिमम होती थी, यहां पर केवल स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है। तो इन दोनों डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट डेप्थ। पहली वाली जो डेप्थ है y1 उसको बोलते हैं इनिशियल डेप्थ और y2 को बोलते हैं अपन सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है ना। तो इनिशियल और सीक्वेंट डेप्थ दोनों डेप्थ पर जो स्पेसिफिक फोर्स उसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, हमको इक्वल प्राप्त होगी, और इन दोनों डेप्थ को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं अपन, कंजुगेट डेप्थ कहते हैं। तो ये लाइन और लिख लेते हैं अपन इसके अंदर। तो आप ये उतार लो भाई, आप ये उतार लो, मैं इसे मिटाता हूँ। ये लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप है, ठीक है ना, ये भी मैं लिखवा दूंगा आपको, मैं इसे मिटाता हूँ। तो अपन लिखते हैं इसके अंदर तीनों ही चीज़ों को लिखते हैं, पॉइंट बना करके लिखते हैं अपन। डायरेक्टली लिखते हैं, उसके नीचे लिख देना डायरेक्टली, हाइड्रोलिक जंप में क्रिटिकल डेप्थ से पहले की डेप्थ को इनिशियल डेप्थ कहते हैं, वह बाद की डेप्थ को सीक्वेंट डेप्थ मतलब y2, इनिशियल डेप्थ में भैया y1 लिख लेना, y2 कहा जाता है। अब अगली लाइन से लिखेंगे, इन दोनों डेप्थ पर स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम प्राप्त होता है, इसलिए इन डेप्थ को कॉन्जुगेट डेप्थ कहा जाता है। ठीक है भाई, केवल स्पेसिफिक फोर्स की बात हो रही है, स्पेसिफिक फोर्स की बात है। पहले वाले डेप्थ को इनिशियल डेप्थ, बाद वाले डेप्थ को फाइनल डेप्थ नहीं, सीक्वेंट डेप्थ, और इन दोनों डेप्थ पर स्पेसिफिक फोर्स, ओनली स्पेसिफिक फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए इन दोनों डेप्थ को कंजुगेट डेप्थ बोलते हैं। ऑल्टरनेट डेप्थ के अंदर क्या होता था, दोनों की वैल्यू मिनिमम होती थी, स्पेसिफिक एनर्जी एज वेल एज स्पेसिफिक फोर्स। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं आपको लिखता हूँ हाइड्रोलिक जंप की जो डेप्थ होती है वो कितनी होगी, तो जो हमारी ये डेप्थ है ना y2, इसमें से अगर आप y1 घटा दोगे तो ये जो बचा डिस्टेंस, भाई मुझे ये था y2 यहाँ से यहाँ तक, ये y1, इसमें से घटा तभी तो डिफरेंस आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप डेप्थ। कि हाइड्रोलिक जंप कितना है, या डेप्थ बोलो हाइट बोलो, तो हाइड्रोलिक जंप की हाइट बोलो या डेप्थ बोलो कितनी है, बराबर y2 माइनस y1।
और अगर कहें अपन कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ क्या होती है, जो आपकी डेप्थ है ना उसका 5 से 7 गुना। डेप्थ मान लो 2 मीटर है तो कितनी होगी, 10 से 14 मीटर करीब होती है हमारी हाइड्रोलिक जंप की लेंथ। ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक जंप लेंथ L बराबर 527 इंटू हाइड्रोलिक जंप डेप्थ, मतलब 5 से 7 गुना होता है y2 माइनस y1 का। ठीक है ना। आप यहाँ साइड में बना भी सकते हो डायग्राम वैसे ही याद रखने के लिए कि क्या चीज़ थी ये था y2, ये था y1, ये है d बराबर y2 माइनस y1, और ये है हमारी L बराबर 5 से 7 गुना d। ठीक है ना। तो ये हमारी कंप्लीट बातें थी हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं सर्ज के बारे में कि भैया सर्ज क्या चीज़ होती है। थोड़ा सर्ज के बारे में भी देख लेते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। मेन हेडिंग डालेंगे। तो मूविंग वेव जो होती है ना, वेरिएबल डेप्थ की, वेरिएबल डेप्थ मतलब भाई जो लहर होती है ना, लहर, लहर को ही सर्ज बोलते हैं अपन। तो लहर आप देखते हो कि भाई पानी यूँ आया, यूँ आकर के ये किनारा था, किनारे से टकराया, टकरा करके वापस जा रहा है, तो उसकी डेप्थ ऐसे थी। देखो लहर धीरे धीरे, लहर की डेप्थ यहाँ पर ज़्यादा थी, जैसे जैसे लहर मूव कर रही है आगे उसकी डेप्थ कम होती जा रही है। या हो सकता है लहर की डेप्थ ऐसे बढ़ती जा रही है, कुछ भी हो सकता है फ्लो डायरेक्शन में। तो फ्लो डायरेक्शन ये थी हमारी। फ्लो डायरेक्शन में लहर की डेप्थ जो है, लहर क्या है, अब ये मूविंग मूविंग है क्या, नहीं ये थोड़ी है कि भाई ये लहर केवल एज इट इज़ यूँ की यूँ रहेगी, आगे भी बढ़ रही है और डेप्थ कम भी हो रही है। डेप्थ वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब डेप्थ चेंज हो रही है। तो ये जो मूविंग डेप्थ होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, सर्ज बोलते हैं। जो मूविंग जो वेव होती है, बहती हुई जो लहर होती है, उस लहर को ही क्या बोला जाता है, सर्ज बोला जाता है। तो वेरिएबल डेप्थ की, वेरिएबल डेप्थ का मतलब डेप्थ चेंज कर रही है, वेरी कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो वेरिएबल डेप्थ की जो मूविंग वेव होती है, लहर, उसको ही अपन सर्ज बोलते हैं। अब देसी भाषा में बोलें कि अगर मैं किसी चीज़ में पत्थर मार रहा हूँ ना पानी के अंदर, तो वो जो लहर आपको दिख रही है वो सर्ज कहलाएगी। ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा यूज़ है भाई, बहुत बड़ा यूज़ है। क्या यूज़ है कि एक तो क्या दो, चलो पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा लिखवाता हूँ तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। पहले मैं इसको लिखवाता हूँ। वेरिएबल डेप्थ की मूविंग वेव को ही सर्ज कहा जाता है। ठीक है भाई। अब सर्ज हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है पॉजिटिव सर्ज और एक नेगेटिव सर्ज। पॉजिटिव सर्ज कौन सी होगी कि जैसे जैसे हम फ्लो डायरेक्शन में देख रहे हैं, जो आपने देखा, और डेप्थ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव है। और फ्लो डायरेक्शन में डेप्थ अगर घटती जा रही है तो नेगेटिव सर्ज है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी, पॉजिटिव सर्ज कौन सी होगी और नेगेटिव सर्ज कौन सी होगी। तो भैया अगर बात करें पॉजिटिव सर्ज की, कौन सी होती है, डेप्थ इंक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। इसको आप डेप्थ ना लिख के
वेव डेप्थ डिक्रीज इन फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन मान लो ये है पॉजिटिव सर्ज है, ये नेगेटिव सर्ज है। तो सर्ज का मतलब क्लियर हो गया हमें क्या होता है सर्ज, पॉजिटिव सर्ज क्या होती है ये क्लियर हो गया, नेगेटिव सर्ज क्या होती है ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि भैया सर्ज का बहुत बड़ा यूज़ है। क्या यूज़ है कि कोई आया बाहर से इंस्पेक्शन करने के लिए और उसने पूछा, भाई कैनाल पे एक जेईएन खड़ा हुआ था, तो उस जेईएन से पूछा, दो आदमी खड़े थे, एक तो खड़ा था कोई प्रोफेसर, दो आदमी, एक प्रोफेसर खड़ा था मतलब, और एक खड़ा था जेईएन हमारा। तो प्रोफेसर से पूछा, भाई बताओ यहाँ पर जो वेव है वो ये जो अपना फ्लो है चैनल में, कौन सा फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है, सब क्रिटिकल या फिर सुपर क्रिटिकल, कौन सा फ्लो है। तो भैया उसने क्या किया प्रोफेसर ने कि हाँ उसमें डिस्चार्ज क्या है ये बताओ, डिस्चार्ज नहीं पता हमको क्या है। तो पहले तो बेचारे ने डिस्चार्ज ज्ञात किया, फिर उसने फ्लो टॉप विड्थ देखी, G⁴ किया, इसकी वैल्यू निकाली, एक नहीं बैठ रही थी। तो उसने कहा भैया क्रिटिकल फ्लो तो नहीं है। अरे हम ये नहीं पूछ रहे क्रिटिकल नहीं है, हम तो पूछ रहे हैं कि कौन सा है ये, सब क्रिटिकल है, सुपर है, क्रिटिकल है। अब आपने कह दिया क्रिटिकल नहीं है, इसका मतलब सुपर है या फिर सब है, तो ये तो बताओ सुपर है या सब है। चलो ठीक है बताते हैं अभी। फिर उसने क्या किया, उसने क्रिटिकल फ्लो के लिए उसने डेप्थ निकाली ई की सहायता से। जब उसने टोटल एनर्जी निकाली फिर उसने वाई सी निकाल दिया, डेप्थ निकाली। टोटल एनर्जी तो निकाल ही लेंगे अपन इजीली, ई बराबर कैसे निकलेगा, y + v²/2g। यहाँ से ई निकल गया, ई के साथ उसने वाई सी निकाल लिया। वाई सी कैसे निकाल लिया, वाई सी बराबर 2/3 ई या फिर 3/4 ई, ऐसे करके उसने वाई सी निकाल लिया कि भैया मेरी क्रिटिकल डेप्थ तो ये होती है, और ये जो फ्लो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ मान लो उसने देखा 3 मीटर है, और ये जो फ्लो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ कितनी है इसके अंदर, 3 की जगह फ्लो डेप्थ जो मेरी आ रही है वो टोटल डेप्थ फ्लो डेप्थ, एक्चुअल फ्लो डेप्थ है 4 मीटर, मतलब क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा है। तब उसने बोला भैया ये जो फ्लो है ये सब क्रिटिकल फ्लो है। तो ये उसने आंसर निकाला कितनी देर में, 4 घंटे में। डिस्चार्ज कैलकुलेट किया, सब कुछ कैलकुलेट किया, कि डिस्चार्ज तो भाई इंस्ट्रूमेंट से निकलेगा। तब उसने 4 घंटे में बताया कि इसमें जो फ्लो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सब क्रिटिकल फ्लो हो रहा है। अब वहीं साइड में जेईएन साहब खड़े थे, बताओ भाई कौन सा फ्लो हो रहा है। जेईएन साहब ने कुछ नहीं किया, एक पत्थर उठाया, पत्थर उठा के फेंक दिया। यूँ पत्थर फेंका, बस फेंकने के बाद 2 सेकंड यूँ देखा उस पत्थर को और बोल दिया तुरंत ही, सर ये सब क्रिटिकल फ्लो है। तो उसने कहा यार ऐसे कैसे, आपने कैसे बता दिया सब क्रिटिकल फ्लो है। तो यही तो टेक्निक हमको सीखनी है। तो हमने किसके आधार पर बताया, सर्ज के आधार पर बताया। तो ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट बेसिस है, ठीक है, कि पत्थर फेंक करके हम पता कर सकते हैं सर्ज जो उसमें डेवलप हो रही है, सर्ज का मतलब लहर, सर्ज जो डेवलप हो रही है, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा फ्लो है। आपने जनरली ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका होगा, चाहे बाल्टी में फेंका हो किस चीज़ में, या फिर ठहरे हुए पानी में यूँ फेंक दिया होगा, तो उसमें लहर यूँ उठती चारों तरफ एक साथ गोलाई में, ऐसी तो उठती है। आपने पत्थर यहाँ फेंका, ऐसे जाती है लहर, ऐसे ही जाती है लहर। अब क्या है, 3 केस बनते हैं। आप जब पत्थर फेंकोगे, मान लो लिक्विड का फ्लो देखो, लिक्विड का फ्लो मान लो ऐसे बह रहा है लिक्विड, आपने पत्थर फेंका तो या तो ऐसा होगा, पत्थर फेंका, पत्थर यूं कहीं डूब गया, किसी प्रकार की ना उसके आगे ना पीछे कहीं पर वेव उत्पन्न नहीं हुई, पत्थर यूं कहीं गिर गया। ऐसा नहीं हुआ कि पत्थर आपने फेंका और यूं यूं यूं, नहीं, कोई लहर उत्पन्न नहीं हुई, डायरेक्टली पत्थर आपका बस डूब गया और किसी प्रकार की लहर उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब कौन सा फ्लो है, वो क्रिटिकल फ्लो है। अगर आपने पत्थर फेंका और उसके दोनों तरफ लहर उत्पन्न हुई है तो कौन सा है, सब क्रिटिकल, मतलब Fr<1। और अगर आपने पत्थर फेंका और केवल उसके आगे की तरफ लहर उत्पन्न हो रही है, फ्लो डायरेक्शन है भाई ये, पीछे की तरफ उत्पन्न नहीं हुई, तो कौन सा है हमारा, सुपर क्रिटिकल। तो 3 ही कंडीशन बनेंगी जब पत्थर फेंकोगे, या तो कोई लहर ही नहीं बनेगी तो क्रिटिकल फ्लो, केवल आगे की आपने पत्थर फेंका, पानी यूं बह रहा है तो उसी डायरेक्शन में लहर बनी है, पीछे की तरफ आई नहीं लहर, सुपर क्रिटिकल। पत्थर फेंका दोनों तरफ बन रही है तो सब क्रिटिकल फ्लो। तो आपने बता दिया।
अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो जादू सा बताया यार, ये कोई आप कैसे कह सकते हो, मैं कैसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ कि ऐसे करने पे सब होगा। अरे भाई ये कोई जादू नहीं है। पहले तो क्या है, हमने जो प्रोफेसर साहब थे ना, उन्होंने जो बताया डिटेल, पहले तो डिटेल में वो चीज़ करी थी हमने, फिर हमने पत्थर वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, उन दोनों को मैच किया कि जब हमने डिटेल में निकाल लिया कि वो फ्लो कौन सा सब क्रिटिकल, फिर हमने पत्थर डाल के देखा तो हमने देखा लहर उत्पन्न हो रही है दोनों तरफ। तो हमने कहा कि सब अगर लहर उत्पन्न हो रही, पहले हमने देखो, पहले हमने थ्योरेटिकल निकाला था कि हमारा सब क्रिटिकल है, उसके बाद हमने पत्थर फेंका था, ठीक है। लेकिन अब हम अप्लाई क्या करेंगे, उल्टा करेंगे कि पत्थर फेंकने पर दोनों तरफ उत्पन्न हो रही तो मतलब सब क्रिटिकल फ्लो है। अब हमको मिल गया ना रिजल्ट, तो वो रिजल्ट हैं ये सारे, समझ गए। तो प्रोफेसर साहब भी गलत नहीं थे, तो प्रोफेसर साहब भी गलत नहीं थे, आप तो रिजल्ट हो, जो जेएन है वो तो रिजल्ट है प्रोफेसर का। अगर वो नहीं पता था, अब अगर वो प्रोफेसर ये सब चीज़ें नहीं बताता उसको, तो वो कैसे जेएन बन जाता। तो वो तो केवल रिजल्ट है, तो हम लोग को, हमने, और सीधी सी बात है, हमको रिजल्ट ही ध्यान रखने हैं बात। तो ये बात क्लियर है क्या नहीं, तो इसको मैं नोट के रूप में लिख देता हूँ। इसका जो यूज़ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बताया है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं नोट के रूप में, क्या लिखेंगे नोट में, पानी में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न हुई सर्ज के आधार पर फ्लो का प्रकार पता किया जा सकता है। कैसे पता करेंगे भाई, देखो इफ सर्ज डेवलप इन ऑल डायरेक्शन, मतलब ये पत्थर फेंका और जो सर्ज बनी ऐसे 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 चार तरफ बनी, फ्लो डायरेक्शन ये है भाई। तो एफ आर इज लेस देन 1, सब क्रिटिकल फ्लो कहलाएगा, ठीक। इफ सर्ज डू नॉट फॉर्म, बनती नहीं है भैया, पत्थर फेंका, ना आगे बनी लहर ना पीछे बनी, इस कंडीशन में एफ आर बराबर 1 होगा, फ्लो होगा क्रिटिकल। थर्ड, इफ सर्ज डेवलप इन डाउन स्ट्रीम साइड ओनली, मतलब ये पत्थर फेंका और इसमें केवल केवल नीचे की तरफ बन रही है, तो एफ आर ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये ध्यान रहे भाई, फ्लो डायरेक्शन कौन सी है, ये है हमारी फ्लो तीनों की। तो हमने पत्थर फेंका, दोनों तरफ बनी, तो लेस देन 1 होगा सब क्रिटिकल फ्लो। पत्थर फेंका, कुछ नहीं बना, इक्वल टू 1 क्रिटिकल फ्लो। पत्थर फेंका हमने, फ्लो डायरेक्शन ये थी और उसी डायरेक्शन में अगर हमारी ये बनी है तो सुपर क्रिटिकल। अब सोच रहे होंगे सर अगर हमने पत्थर फेंका और इधर तरफ बन गई तो ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल इस डायरेक्शन में बनेगी। भाई अगर इस डायरेक्शन में जाएगी ना तो और अगली डायरेक्शन में भी जाएगी, मतलब ये वाला केस बनेगा। तो ये तीन ही केस बनेंगे, या तो ये या फिर ये या फिर ये, या तो बनेगी ही नहीं, बनेगी दोनों तरफ और या फिर नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये थे हमारे सर्ज के यूज़। अब अपन देखते हैं मोस्ट एफिशिएंट या फिर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ।
तो लास्ट टॉपिक बच रहा है, उसे देखते हैं अपन। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट एफिशिएंट या हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल सेक्शन। ये अपनी नेक्स्ट हेडिंग है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट एफिशिएंट या हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल सेक्शन कौन से होते हैं, इनकी अगर अपन बात करें तो ये अपने वो चैनल सेक्शन होते हैं जो कांस्टेंट एरिया, मतलब जिनका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। मान लो अगर मैं बात करता हूँ हमारे रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की, तो इसका जो एरिया है, मान लो इसकी डेप्थ है 1 और ये 4 मीटर विड्थ है, तो एरिया क्या है 4 ही होना चाहिए। अब 4 चाहे तो ऐसा हो, चाहे 4 आपका 2x2 ऐसे हो, कैसे भी हो 4 होना चाहिए कुल मिलाकर के, ठीक है ना। तो जिनका एरिया कांस्टेंट हो। दूसरी बात, उनकी जो स्लोप है 1/4000 अगर स्लोप है, उनकी बेड स्लोप अगर ऐसे है, ये आपको बेड स्लोप दिख रही है, अगर ये स्लोप 1/4000 है तो स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए। उनका एरिया कांस्टेंट है, एस कांस्टेंट, और मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट जो होता है, रगोस्टिक कोएफिशिएंट बोलो, रफनेस कोएफिशिएंट बोलो, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू वो भी कांस्टेंट। ये तीनों चीज़ तो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। साथ में पहली कंडीशन तो ये है कि ये 3 चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद में मिनिमम वेटेड पेरीमीटर कंडीशन में डिस्चार्ज क्या हो उनका, मैक्सिमम हो। तो इस प्रकार के चैनल सेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के चैनल सेक्शन को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंट या फिर मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। मोस्ट इकोनॉमिकल, इससे हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई हमारे इसके अंदर रुपए कम लग रहे हैं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल यही तो हुआ। तो इकोनॉमिकल का मतलब क्या है कि हमें डिस्चार्ज भी ज़्यादा चाहिए और रुपए भी ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। एक तो मैंने चैनल सेक्शन बना दिया, भाई मेरे को डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो मैं तो चौड़ा बना देता हूँ, 4x2 का मैंने एक चैनल सेक्शन बना दिया जिसकी विड्थ 4 मीटर है, 2 मीटर उसकी डेप्थ है। अब पानी उसमें खूब आ रहा है, भैया 4x2 का आपने बना तो दिया, लेकिन 4x2 में जो मटेरियल लगेगा विड्थ बढ़ने से कितना ज़्यादा हो चुका है, और कैनाल तो कितनी लंबी लंबी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो अगर आपने एक फिट भी अगर आपने विड्थ बढ़ाई है उसकी, 1 फिट भी अगर आपने एक्स्ट्रा करी है, तो करोड़ों में पहुंचेगी इसकी कॉस्ट, समझ रहे हो। तो भैया प्रॉब्लम क्या है, हमें डिस्चार्ज भी ज़्यादा चाहिए पहली बात, और दूसरी बात रुपए भी कम लगे। तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कौन सा होगा, तो उसके लिए हम कंडीशन निकालते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे आया है, ठीक है ना। एक दो अपन करके भी देखेंगे उसके लिए कंडीशन कौन सी होती है। तो हमारी क्या कंडीशन आई कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन वो होगा जो कांस्टेंट एरिया, स्लोप और रफनेस कोएफिशिएंट पर मिनिमम वेटेड पेरीमीटर कंडीशन में मैक्सिमम डिस्चार्ज रखता है। कि वेटेड पेरीमीटर तो मिनिमम हो और डिस्चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। कि भाई इसका मान लो 2 चैनल सेक्शन है मेरे पास, एक तो ये है और एक ये है, इसका वेटेड पेरीमीटर कितना है 4 इसकी विड्थ है, इसकी डेप्थ है हमारी 1 मीटर 1 मीटर, तो कितना हो गया वेटेड पेरीमीटर 1 + 4 + 1 6 मीटर। तो वेटेड पेरीमीटर तो हो गया 6 मीटर। और मान लीजिए दूसरे वाले का कितना है, ये 2 है, 2 नहीं, इसको आप मानो 0.5 3 0.5, ठीक है। और इसके कारण जो डिस्चार्ज आ रहा है इस वाले केस में, फर्स्ट केस ये है, ये सेकंड केस है, तो इस वाले केस में जो डिस्चार्ज आ रहा है वो मान लीजिए आप 3 मीटर क्यूब पर सेकंड है। और इस वाले केस में वेटेड पेरीमीटर कितना हो गया, 3 और 1 4 मीटर, और डिस्चार्ज कितना प्राप्त हो रहा, मान लीजिए इससे 3.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आप देखिए दोनों में से इसका पेरीमीटर कम है वेटेड पेरीमीटर, और इसका डिस्चार्ज भी ज़्यादा है, और इसका वेटेड पेरीमीटर क्या है, अधिक है, और डिस्चार्ज इससे कम है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा होगा हमारा, ये होगा। मतलब आप अगर इस वाले चैनल सेक्शन का डिज़ाइन करोगे ना, इस वाले चैनल सेक्शन को बनाओगे आप, तो आपकी लागत कम लगेगी।
तो हमको यही चीज़ पता करनी है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, पहली बात तो क्वेश्चन इजी पर बनता है कंडीशन पर, कि कौन सी कंडीशन होगी मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, कि भैया उसका जो एरिया है वो तो होना चाहिए कांस्टेंट, स्लोप भी कांस्टेंट, और तीसरी बात उसके रफनेस कोएफिशिएंट ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ में वो चैनल सेक्शन हमारा मिनिमम वेटेड पेरीमीटर कंडीशन में मैक्सिमम डिस्चार्ज रखता हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। अब बात आती है हमारे 4 चैनल सेक्शन हैं। सबसे पहले रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर के लिए जैसे कि हमने कल सर्ज पढ़ा था, हमने सर्ज पढ़ा था, तो सर्ज में मैंने क्या बताया था आपको कि सर्ज वाले हम डायरेक्टली सर्ज के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एक पत्थर फेंकने पर हम एक अगर पत्थर डालते हैं तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट बेसिस पे कि भाई ये क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल है, बता सकते हैं या नहीं। तो इसी प्रकार से हम वो कंडीशन निकालना चाह रहे हैं कि भाई मैं रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का, मेरे को ये सब कुछ नहीं पढ़ना, ना ही इस झमेले में पढ़ना है मेरे को, तो भैया डायरेक्टली फील्ड में रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल ही बनाना है, तो मैं क्या करूं, समझेगा नहीं समझे। मुझे तो डायरेक्टली वहां पर अप्लाई करना, मेरे को नहीं पता ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो डायरेक्टली अप्लाई करना है कि मुझे ये चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल ही बनाना है। तो उसके लिए क्या है, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है अगर तो रेक्टेंगुलर के लिए कंडीशन क्या होती है कि रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए आप जो हो ना, उसकी जो फ्लो डेप्थ है, फ्लो डेप्थ जितनी भी है, मान लीजिए 1 मीटर है, वो अपनी टोटल विड्थ की हाफ होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए टोटल विड्थ कितनी है उसकी 2 मीटर, तो 2 मीटर की आप फ्लो डेप्थ कितनी रखो, उसमें 1 मीटर ही रखो। अगर आप उसमें फ्लो डेप्थ को हाफ रखोगे, ठीक है, या फिर ये कहा जाए कि फ्लो डेप्थ का दुगना रखी जाए इसकी विड्थ को, बात तो एक ही, मतलब इसकी विड्थ तो है b और फ्लो डेप्थ है y, तो b बराबर 2y, या कहा हुआ y बराबर b/2, बात तो एक ही है कि फ्लो डेप्थ को विड्थ का हाफ रखो या फिर विड्थ को फ्लो डेप्थ का दुगना रखो। आप अगर ऐसा रखोगे ना वहां पे चैनल सेक्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब वो इन सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, वो इन सभी कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये जो रिजल्ट आया है ना, इससे ही आया है, ये मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, ये रिजल्ट है, किससे आया है, इस कंडीशन से आया है ये रिजल्ट। अब मेरे को फील्ड में क्या है, केवल रिजल्ट ध्यान रखना है, जैसे हम सर्च में ध्यान रखते थे कि पत्थर फेंक के देखूंगा, बस वो रिजल्ट था हमारा, और फिर मैं बता दूंगा क्रिटिकल है सब क्रिटिकल है। ऐसे ही मुझे रिजल्ट याद रखना है कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन बनाना है, तो क्या करना है आपको, जो मेरी डेप्थ है, फ्लो डेप्थ, उसको विड्थ का हाफ रखना है, बस मोस्ट इकोनॉमिकल बन गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो इस कंडीशन में ये कांस्टेंट रहता है, ये मिनिमम रहता है, ये मैक्सिमम रहता है। बात क्लियर है। ऐसे ही हमको देखना है, ये तो रेक्टेंगल के लिए थी, रेक्टेंगुलर सेक्शन को बनाने के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल। अगर कह दे भाई ट्रेपेजोइडल है तो क्या करें, तो ट्रेपेजोइडल में 2 कंडीशन होती है। ट्रेपेजोइडल ऐसा होता है ना, अब ट्रेपेजोइडल में अगर आपको एरिया कांस्टेंट रखना है तो आप 2 तरीके से रख सकते हो, कि या तो आप क्या करो, आपकी जो विड्थ है ये साइड स्लोप वो वेरिएबल हो, भाई ऐसा इसके अंदर तो क्या है, ये कम ज़्यादा हो सकती है नहीं, यूं तो साइड स्लोप कांस्टेंट हो, और दूसरी बात कांस्टेंट नहीं हो, वेरिंग हो, वेरिंग का मतलब चेंज हो रही है। तो कांस्टेंट वाले केस में तो अलग कंडीशन होती है, वेरिंग के केस में अलग होती है। क्या होती है वो मैं आपको लिखवाऊंगा। उसके बाद आती है बात हमारे ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन की। ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन उसको मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, ये आप कैसा बना दो 90 डिग्री, या कहा जाए इसकी आधी कितनी रखो 45 डिग्री। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका चैनल सेक्शन कैसा बनेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल बनेगा। और अगर आप बात करते हो सर्कुलर सेक्शन की, चैनल सेक्शन की, तो सर्कुलर में कंडीशन क्या होती है वो भी अपन लिखेंगे। तो अपन इन चारों की कंडीशन लिखेंगे, पहले वाले की मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा ये कैसे आया, बाकी अपन इन तीनों की डायरेक्टली रिजल्ट्स लिखेंगे। ठीक है ना, तो अपन लिखते हैं पहले इसके बारे में 2-4 लाइनें, क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन लिखते हैं पहले कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर अपन रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ेंगे और इन सब के बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। लिखते हैं अपन ये मोस्ट वो चैनल सेक्शन जो कांस्टेंट डिस्चार्ज, कांस्टेंट एरिया, नॉट अ डिस्चार्ज, जो कांस्टेंट एरिया कॉमा कांस्टेंट एरिया स्लोप
व रफनेस पर मिनिमम वेटेड पेरीमीटर कंडीशन में क्या रखते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज रखते हैं, कॉमा मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो ये चैनल सेक्शन हमारे क्या कहलाएंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन। अपन मैं यहां लिखता हूं कंडीशन फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले मतलब कंडीशन हमको देखनी है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है तो फिर क्या कंडीशन होगी, और ट्रेपेजॉइडल के लिए क्या होगी, और ट्रायंगल के लिए क्या होगी, वो सब अपन लिखते हैं। मैं इसे बता देता हूँ। फर्स्ट लिखेंगे अपन रेक्टेंगुलर। फर्स्ट लिखते हैं अपनी कौन सी कंडीशन, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी फ्लो डेप्थ है। तो यहाँ लिख देंगे B इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ सेक्शन, Y इज इक्वल्स टू फ्लो डेप्थ। तो यहाँ से देखो भाई P क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर, बताओ। ये प्लस ये मतलब y प्लस बी प्लस वाई बराबर b प्लस 2y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, पेरीमीटर ये हो गया, और वेटेड एरिया क्या हो गया, b इंटू वाई। वेटेड एरिया हो गया मेरा b इंटू वाई, विड्थ इंटू लंबा इंटू चौड़ा, ये तो होगा y इंटू में b, ये हो गया मेरा वेटेड एरिया। अब देखो मेरे को तो क्या करना है, मिनिमम वेटेड पेरीमीटर कंडीशन में मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए। तो आपको किसी भी चीज़ की, मतलब ये आपको इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए कि ये जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, तो आप कैसे निकालते हो, मैथमेटिक्स से। कैसे निकालोगे आप, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा होगा आपने, इसके ऊपर मैंने आपको बताया भी था पहले भी। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं, इस इक्वेशन का आप क्या कर दो, जिस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आप देखना चाहते हो कि उसके रेस्पेक्ट में किस पॉइंट पर तो मैक्सिमम है, मतलब पेरीमीटर जो है इसमें देखो y जो वही तो वेरिएबल है, डेप्थ ही तो वेरिएबल है, विड्थ तो फिक्स हो जाएगी हमारी, ये डेप्थ ही पानी की कम ज़्यादा होती रहेगी। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी डेप्थ पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, कितनी पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मैं वो देखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमा मुझे निकालना पड़ेगा। और मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालता हूँ मैं, इस पेरीमीटर का क्या करूँगा, उस वेरिएबल डेप्थ के सापेक्ष में मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। बस डिफरेंशिएशन करके इसको 0 के बराबर पुट करेंगे अपन, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी y की बस, और जो y की वैल्यू आएगी वही अपनी कंडीशन होगी। तो उसके लिए मेरे को पहले इस पूरे में जो चीज़ है उसको कांस्टेंट करना है। देखो ये तो कंप्लीट चीज़ को मेरे को y की टर्म में लेके आना है। तो ये तो हो गया 2y, लेकिन ये बच गया b को y की टर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो यहाँ से देखो आप a बराबर b इंटू वाई, और मुझे मालूम है कि एरिया तो कांस्टेंट है और y मेरा y की टर्म में इसको पुट करना है, तो b क्या हो जाएगा, a अपॉन वाई। तो b की जगह यहाँ पर b की जगह मैं क्या पुट करूँगा, a अपॉन
y पुट करूँगा। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग b इज इक्वल्स टू a अपॉन वाई फ्रॉम 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से b क्या है मेरा, a अपॉन वाई है, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने से देखो क्या होगा, p बराबर b की जगह a अपॉन वाई प्लस में 2y, ये हो गया। तो अब इसमें मेरे को पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन करना था y के रेस्पेक्ट में। तो अब ये कंप्लीट चीज़ मेरी किसके टर्म में आई है, y के टर्म में आई है। ठीक है ना, ये देखो ये कांस्टेंट है, ये y, ये कांस्टेंट। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकता हूँ। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, dp अपॉन फॉर मैक्सिमम कंडीशन dp अपॉन dy बराबर 0 होना चाहिए। तो अब मैं इसको 0 कर, तो dp अपॉन dy किया मैंने, तो यहाँ पर dp की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो d अपॉन dy, p की जगह क्या पुट करेंगे अपन, a अपॉन वाई प्लस में 2y बराबर 0। तो अब आप देखिए d अपॉन dy a अपॉन वाई प्लस 2y बराबर 0 हो चुका है। तो आप इस कंप्लीट टर्म का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, a अपॉन वाई का, y को अगर आप ऊपर करोगे माइनस, तो माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में 2 बराबर 0। तो यहाँ से मेरा इसको इधर भेज देते हैं अपन, तो क्या हो गया मेरा, a अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 2, या फिर a की जगह क्या लिख दें अपन, b इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 2, y से y कैंसिल, b बराबर 2y, और y बराबर b/2, एक ही बात है। तो ये मेरी कंडीशन आ चुकी है, किसकी, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन आ चुकी है कि अगर मुझे डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए मिनिमम पेरीमीटर कंडीशन में, तो मुझे डेप्थ कितनी रखनी पड़ेगी, इस विड्थ का हाफ रखनी पड़ेगी। ये कंडीशन ही हमको निकालनी थी बस। तो इसको अपन लिखेंगे कि रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, उसकी डेप्थ को विड्थ का हाफ रखना है बस, उसकी विड्थ को डेप्थ का दुगना रखना है, एक ही बात है। तब मेरे को जो अपना जो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन वो ऑटोमेटिकली कैसा प्राप्त हो जाएगा, वो मेरे को ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, अतः रेक्टेंगुलर सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए उसकी डेप्थ को हाफ विड्थ के बराबर रखा जाता है। ठीक है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, वो मैं नहीं लिख रहा, एक ही बात है, मैंने ये लिख दिया कि हाफ के बराबर रखा जाता है या उसकी विड्थ को फ्लो डेप्थ के दुगने के बराबर है, एक ही बात है भाई। तो ये अपनी कंडीशन हो चुकी है किसकी, रेक्टेंगुलर चैनल। और आपसे यही पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर चैनल फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल, या फिर आपको इनमें से कोई भी एक वर्ड मिलेगा, मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिक एफिशिएंट या मोस्ट एफिशिएंट चैनल, मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, विड्थ शुड बी डबल ऑफ फ्लो डेप्थ, विड्थ शुड बी हाफ ऑफ, ऐसे आपको चार ऑप्शन में, बी बराबर 2y, बी बराबर y/2, बी बराबर 4y, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो अपना आंसर क्या होगा, बी बराबर 2y या फिर y बराबर b/2। तो ये था रेक्टेंगुलर का सीन। तो अपन इस तरह से निकालते हैं। बाकियों का मैं आपको डेरिवेशन नहीं लिखूंगा क्योंकि अपने काम का नहीं है वो। जो रिजल्ट है ऑब्जेक्टिव में अपन को केवल रिजल्ट ही चाहिए, कैसे आता है इसलिए मैंने बता दिया। अब अगला जो अपना होगा ट्रेपेजोइडल, उसका मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट लिखूंगा कि ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन में अगर अपन को मोस्ट इकोनॉमिकल चाहिए तो अपन क्या करें। ठीक है ना, मैं इसे मिटा देता हूँ। अगर अपन इस रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ देखें तो वो क्या होगी भाई, R बराबर वेटेड एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। और वेटेड एरिया क्या है हमारा, वेटेड एरिया है B इंटू वाई, पेरीमीटर B प्लस 2y, और B कितना है हमारा, ये मोस्ट इकोनॉमिकल की यही तो कंडीशन है, तो 2y प्लस 2y, तो कितना हो गया हमारा, R बराबर 2y बाई 2y स्क्वायर अपॉन में 4y, y से y कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा y बाई 2। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या फिर हाइड्रोलिक रेडियस कितनी होती है, तो वो होती है हमारी y बाई 2, फ्लो डेप्थ के हाफ के बराबर, वो भी y बाई 2 होती है। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं भाई ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन, ऐसे मिटाता हूँ। ट्रेपेजोइडल में हमारे दो केस होंगे, तो सेकंड लिखते हैं अपन। उसमें दो केस हैं, पहला है हमारा व्हेन साइड स्लोप इज फिक्स्ड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं। देखिए भाई इसके अंदर क्या दो कंडीशन कौन सी है, अपन को एरिया कांस्टेंट रखना है। तो एरिया दो तरीके से हो सकता है कांस्टेंट, या तो अपन क्या करें, ये तो फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स है और अपन चेंज किसको कर रहे हैं, केवल डेप्थ को कम ज़्यादा कर रहे हैं। ये जो साइड स्लोप है तो फिक्स है, डेप्थ को कम ज़्यादा कर रहे हैं पहली चीज़, तो अपन एरिया को उसके एडजस्ट कर रहे हैं। और अपन क्या कर सकते हैं कि डेप्थ फिक्स रख दी हमने, डेप्थ हमने 1 मीटर कर दी, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं साइड स्लोप को। तो दो केस हो गए, नहीं हो गए इसके अंदर, एरिया के ऊपर ही दो केस हो गए। एक तो हमारा क्या है, साइड स्लोप जो है वो फिक्स है और वेरी क्या कर रही है, डेप्थ, तो डेप्थ वेरी कर रही है, साइड स्लोप फिक्स है। और दूसरा क्या है, डेप्थ फिक्स है और साइड स्लोप वेरी कर रही है। तो हम पहला कंडीशन देखते हैं कौन सी हमारी है, व्हेन साइड स्लोप इज फिक्स्ड कांस्टेंट। जो साइड स्लोप है वो तो हमारी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, और वेरी क्या करेगी, डेप्थ। दूसरी कंडीशन हम आगे देखेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको क्या चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपन को कुछ नहीं करना, ये जो टॉप विड्थ है ना, ए से लेकर के डी तक की टॉप विड्थ क्या है फ्लो की, ए से डी तक है भाई। ये मैंने सर्किल खींचा है ना, सर्किल ये जो मैंने बनाया है, ये क्यों बनाया बताऊं आप, ए से डी तक की है ये, और ये जो सर्किल है ये डी से थोड़ा सा पहले यहाँ तक, इसको आप डी डैश मान लो, ये ए से पहला यहाँ तक है। तो ये सर्किल जो है ये आप इसको ए डैश मान लो, इसको डी डैश मान लो। तो सर्किल जो है वो है ए डैश से लेकर के ऐसे डी डैश तक, ठीक है। और ए डैश से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट ए, डी डैश थोड़ा सा आगे एक पॉइंट डी। तो ए से डी तक की जो दूरी है वो है हमारी टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, कैपिटल टी। तो टॉप विड्थ है, उसका जो हाफ है, हाफ कितना हो गया हमारा, ओ ए, या बोला जाए ओ डी, ठीक है ना। तो अगर आप जो है इसकी साइड स्लोप जो है ना, साइड स्लोप उसकी जो लेंथ है उसको किसके बराबर रख लो आप, ये जो साइड स्लोप की लेंथ को इसकी टॉप विड्थ के हाफ के बराबर रख दोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, वो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बन जाएगा। कब बनेगा कि साइड स्लोप की जो लेंथ है, साइड स्लोप की लेंथ मतलब क्या, ए बी किसके बराबर होनी चाहिए हमारे, ए ओ के बराबर। ये जो ए बी है ए ओ के बराबर होनी चाहिए। देखो तो ए बी, ए ओ, ओ डी,
और सी डी चारों क्या है, बराबर है, बी सी की कोई बात ही नहीं है, बी सी का कोई रोल नहीं है। तो इस कंडीशन में मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइड स्लोप की लेंथ टॉप विड्थ के हाफ के बराबर होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। और इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अगर आप सेंटर से, अगर आपने ऐसा कर दिया ना, इसकी साइड स्लोप को इसके हाफ के बराबर रख दिया, तो सेंटर से अगर आप कोई सर्किल खींचोगे, सेंटर से आप ये जो फ्लो डेप्थ है वाई डेप्थ का अगर आप यहाँ से सेंटर पर आपने प्रकार को रखा और यहाँ से अगर आप सर्किल खींचोगे ना ऐसे, तो एक सर्किल ऐसा बनेगा कि वो दोनों साइड स्लोप को और ये बेड, इन तीनों की तीनों साइड्स को क्या करेगा, टच करता हुआ निकलेगा। देखो ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। इसका मतलब इसकी रेडियस तो वही रहेगी, ये वाई रेडियस है, ये वाई और ये वाई, तो इन तीनों को टच करता हुआ निकलता है। ठीक है ना। तो आप ये सर्किल को यहाँ तक, मतलब सर्किल तो पहले ही खत्म हो जाएगा भाई, ए डैश पे, यहाँ डी से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो ये अपन उसके अंदर लिखेंगे। तो अपन इसको पहले लिख लेते हैं एक बार। और इस कंडीशन में भी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, डेप्थ के हाफ के बराबर होती है। तो अपन लिख लेते हैं पहले, फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन लेंथ ऑफ साइड स्लोप बराबर टॉप विड्थ ऑफ फ्लो डिवाइड बाय 2। मतलब अगर कहें अपन इस एग्जांपल में, तो ए बी बराबर सी डी बराबर ए ओ बराबर ओ डी। ए बी बराबर पहले टॉप विड्थ कितनी है, ए डी बाय 2। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। लेंथ ऑफ साइड स्लोप कितनी होनी चाहिए, टॉप विड्थ का हाफ होनी चाहिए। अपन इसको लिख लेते हैं। इस कंडीशन में, इस केस में मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन प्राप्त करने के लिए चैनल की साइड स्लोप को टॉप विड्थ के हाफ के बराबर रखा जाता है। इस कंडीशन में चैनल के सेंटर से वाई डेप्थ का खींचा गया सर्किल सेक्शन की तीनों साइड्स को टच करता है। ये बात क्लियर है। सेंटर्स खींचेंगे तो तीनों साइड को टच करेगा। ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। नेक्स्ट केस भी देखेंगे अभी अपन। when side slope is
वेरिएबल। दूसरी कंडीशन है, पिछली कंडीशन में एक वो रह गया हमारा। तो पिछली कंडीशन में अगर आप आर को देखते हो ना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को, तो आर की वैल्यू वही आती है y/2, लिख लेना, उसके नीचे लिख देना। पिछली कंडीशन में भी आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, y/2 के बराबर ही आएगी। तो साइड स्लोप अगर हमारी वेरिएबल है तो हमें कब प्राप्त होगा, तो पहले इस डायग्राम को नीचे, इसके लिए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है इतना। इसमें तो क्या करना है आपको, जो इसका ये अपनी वेरी कर रही है, तो अपन को मतलब किसी से डेप्थ वगैरह से मतलब है नहीं, हमें केवल किससे मतलब है कि इस स्लोप को हमें कितने डिग्री पर फिक्स करना है। यही तो वेरिएबल कर रही है, तो आप फिक्स किस चीज़ को करोगे इसमें, स्लोप को। तो स्लोप को आपको 60 डिग्री पर फिक्स करना है। केवल इतना सोचना है कि अगर ये स्लोप वेरिएबल है तो स्लोप को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर और वर्टिकल से 30 डिग्री पर, कैसी बोलो आप, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर आपको फिक्स करना है। फिक्स करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये अपना मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन हो जाएगा। वो अपन लिख लेते हैं। इस केस में मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन प्राप्त करने के लिए साइड स्लोप को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर रखा जाता है। थीटा बराबर 60 डिग्री फ्रॉम, ठीक है भाई। तो ये अपनी कंडीशन हो चुकी है। इसकी तो दो हो गए अपने, और तीसरा कौन सा है, तीसरा जो आता है हमारा वो आता है ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें आपको क्या करना है, इस कंडीशन में मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन बनाने के लिए आपको जो थीटा है वो 45 डिग्री रखना है, या बोला जाए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, इस केस में मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, या बोला जाए θ/2 बराबर 45 डिग्री रखा जाता है। तो इस केस में अपना जो θ/2 है, मतलब सेंट्रल एंगल जो है θ/2 कितना है, 45 डिग्री। और इस केस में अगर आप r निकालोगे तो वो आती है y/2 नहीं आती, y/2√2 आती है, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल एंगल है θ/2, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, बोला जाए राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट। तो अब एक और बच गया हमारा, उसको लिख लेते हैं, वो मैं आपको मिटा देता हूँ इसको, फिर अपन लिखते हैं सर्कुलर चैनल सेक्शन। मैं ऐसे मिटाता हूँ, तो 3 केस अपने हो गए, लास्ट केस है सर्कुलर चैनल सेक्शन, फिर ये यूनिट फिनिश। लास्ट लिखते हैं फोर्थ, वो है हमारा
सर्कुलर चैनल सेक्शन। देखो भाई, इसमें क्या कंडीशंस हैं? इसमें दो कंडीशन है हमारी। पहली चीज़ तो यहाँ पे समझो सर्कुलर चैनल सेक्शन, मैंने आपको बताया था कि अब आप सोच रहे हो सर ये पाइप है, तो अरे पाइप ही है, लेकिन जब किसी पाइप में हमारा पार्शियल डेप्थ पर फ्लो होता है तो वो ओपन चैनल फ्लो में ही उसकी स्टडी करते हैं, अपन ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें पाइप का डायमीटर डी है, कैपिटल डी, और ये जो हमारी डेप्थ है फ्लो की वो है वाई। और अगर मैं फ्लो डेप्थ पे जो कॉर्नर है उसका अगर मैं सेंटर से एंगल लूँ, ये तो कितना आ रहा है? थीटा। लिख दिया मैंने, डी बराबर डायमीटर ऑफ सेक्शन, वाई बराबर फ्लो डेप्थ, थीटा बराबर एंगल फ्रॉम सेंटर। तो इसमें अगर हमको एक तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो क्या कंडीशन रखनी है, और मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए तो क्या कंडीशन रखनी है। अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त करनी है तो इस डेप्थ को, फ्लो डेप्थ को, जो डायमीटर है ना उसका 0.81 मतलब 81% रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इसके डायमीटर 1 मीटर है तो आपको फ्लो डेप्थ रखनी पड़ेगी 81,810 mm। बात क्लियर है? तो आपको इसका डिस्चार्ज क्या प्राप्त, सॉरी वेलोसिटी क्या प्राप्त हो जाएगी उस कंडीशन में? मैक्सिमम। और इस कंडीशन में जो आपका आर आएगी, आर की वैल्यू, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 0.30 डी के बराबर आएगी। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए इस कंडीशन में तो आपको डेप्थ कितनी रखनी पड़ेगी इसकी? 95%, मतलब 0.95 डी। और उस कंडीशन में आपका आर कितना प्राप्त होगा? 0.29 डी। तो ये दो कंडीशन आपको सिंपल सी याद रखनी है। तो ये अपना जो यूनिट थी एज वेल एज ये लेक्चर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अपनी 2 यूनिट बची हैं, उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अपना ओसीएफ वाला जो पार्ट था फ्लूइड मैकेनिक्स में वो भी कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट बचा है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो है हाइड्रोलिक मशीन्स, उसमें 2 यूनिट है, वो अपन देखेंगे फर्दर। थैंक यू सो मच।